डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का हिंदी अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हुआ ये कि जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता हो, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कुछ ऐसा इसमें जरूर आता है, कोई न कोई शब्द ऐसा जरूर होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे क्या है, कब है, कैसे है, कहाँ है, क्यों है, आदि आदि शब्द आते हैं। तो हम जानते हैं कि ये शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। इनको अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड्स बोला जाता है या कहा जाता है। तो कोई ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द ना आया हो। हिंदी का वाक्य, अंग्रेजी के वाक्य में भले ही प्रश्नवाचक शब्द ना आया हो और वो सेंटेंस लिखा गया हो, लेकिन हिंदी की जहां तक बात है वहां ऐसा जरूर होगा कि उसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द आएगा। जैसे क्या ही शब्द ले लीजिए, क्या शब्द कभी कभी पहले आ जाता है और क्या शब्द कभी कभी बीच में आ जाता है, लेकिन है तो प्रश्न पूछने वाला ही शब्द। जैसे क्या वह जाता है और वह क्या खाता है, तो क्या वह जाता है में क्या पहले आया, लेकिन क्या आया तो वह क्या खाता है, इसमें क्या बीच में आया, तो क्या आया तो। इसी प्रकार से और सेंटेंस, जैसे वो कहाँ जाता है, तुम कहाँ रहते हो, वे सब कौन सा काम करते हैं। तो इसमें ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कौन सा, कहाँ, ये शब्द के आदि आदि शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं और प्रश्नवाचक शब्दों से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। तो आइए बच्चों, आज हम विधिवत तरीके से और बड़े आसान तरीके से आपको बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर लें, 3 भागों में बांट लें, तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा, ट्रांसलेशन बनाना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला नियम है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है कि यदि हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है, क्या शब्द पहले आ जाता है, तो उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस शब्द के लिए इस टेंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
बल्कि उस शब्द के लिए इस टेंस की सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी क्रिया, सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी क्रिया, ऑक्सिलरी क्रिया को सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग या ऑक्सिलरी क्रिया का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी क्रिया जो है दो हैं, एक डू है और दूसरी डज है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हम डू लगाएंगे, कहाँ पे हम डज लगाएंगे। हालांकि पहले बताया जा चुका है, नेगेटिव सेंटेंसेज में पहले बताया जा चुका है कि जब आई बी यू दे या बहुवचन के कर्ता आते हैं तो उनके साथ डू नॉट लगाया जाता था। तो जहां पे हम डू नॉट लगाते थे वहीं पर हम डू लगाएंगे, मतलब आई बी यू दे या बहुवचन कर्ताओं के साथ हम डू लगाते हैं। ही सी इट कोई नाम या एक वचन के कर्ता जब आते हैं तो हम डज का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि दो प्रकार की सहायक क्रियाएं या दो प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, दो सहायक क्रियाएं होती हैं। एक का नाम है डू और दूसरे का नाम है डज। तो जब हिंदी के वाक्य में क्या शब्द पहले आ जाता है तो उस शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस शब्द के लिए इस टेंस की सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे क्या राम पानी पीता है, क्वेश्चन मार्क यहां लगाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या शब्द ऐसा आया है जो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, और क्या कहां आया है, क्या पहले आया है। इसका मतलब यह हो गया कि जब क्या पहले आ जाता है तो उस क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी जगह इस टेंस की जो सहायक क्रियाएं डू और डज हैं उनमें से किसी एक को लगाएंगे। तो यहाँ राम आ गया है। राम का मतलब क्या है, राम नाम है, और राम अगर नाम आ जाता है, ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, या सिंगुलर नंबर या एक वचन का कर्ता आ जाता है, तो वहाँ उसके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर डू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सहायक क्रिया हम यहाँ पर डज लगाएंगे, क्योंकि राम नाम है। किसी नाम के साथ में डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। डज लगा लिया। डज के बाद क्या होगा, डज के बाद कर्ता लिखा जाता है। नियम यह है कि सबसे पहले डू या डज में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, इसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद हम कर्म लगाएंगे, और कर्म के बाद हम अन्य चीज़ लगाते हैं। तो अब इसी बेस पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या पहले आ गया है तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी सहायक क्रियाओं में से किसी एक सहायक क्रिया को लगाएंगे। तो वो सहायक क्रिया कर्ता देख करके लगती है। कर्ता अगर राम है तो सहायक क्रिया डू नहीं बल्कि डज लगेगी। तो डज हमने सहायक क्रिया लगा लिया। इसके बाद क्या होगा, कर्ता लिखा जाएगा। तो कर्ता है राम, राम लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीता है। पीता है की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ड्रिंक। मेन वर्ब पीता है और इसकी फर्स्ट फॉर्म अंग्रेजी में ड्रिंक होती है। तो डज राम ड्रिंक। अब क्या है, ऑब्जेक्ट पानी है, कर्म ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, तो कर्म पानी है, पानी को वाटर कहते हैं, वाटर लिख लिया हमने। अब इसमें अन्य कोई चीज़ आई नहीं, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो चाहे इंग्लिश में लिखा हो तब भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और अगर हिंदी में लिखा है तब भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेज में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं।
ये तो रही क्या शब्द पहले आने की बात। अब नियम नंबर 2, जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, वाक्य के बीच में आ जाता है, तो उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। यहां पर हम डू या डज के प्रयोग से काम नहीं चलाते हैं, बल्कि हम व्हाट शब्द लिखेंगे। और व्हाट शब्द क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। जब क्या बीच में आ जाएगा तब ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाया जाएगा, और जब क्या पहले आएगा तो ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाया जाएगा। तो उस क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। अब फार्मूला ये बनता है कि सबसे पहले हम व्हाट लगाएंगे, और व्हाट के बाद डू या डज लगाते हैं। हम डू या डज तो लगाना ही पड़ेगा, चूंकि सहायक क्रियाएं हैं, तो सहायक क्रिया चाहे क्वेश्चन वर्ड आए या ना आए, सहायक क्रिया का प्रयोग जरूर किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द जरूर होगा, लेकिन अंग्रेजी में अगर मान लीजिए नहीं होता है क्वेश्चन वर्ड, तो डू और डज का प्रयोग जरूर किया जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तब भी डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो व्हाट प्लस डू और डज, इसके बाद क्या होगा? कर्ता लिखा जाएगा। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट लिखा जाएगा। कर्ता के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे डज लगा हो, चाहे डू लगा हो, और कुछ भी लगा हो इन दोनों में से, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अब हम कर्म लिखते हैं। कर्म अप्रत्यक्ष कर्म, कर्म अप्रत्यक्ष कर्म, अप्रत्यक्ष कर्म, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता नहीं है। क्या जब बीच में आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप से समाप्त हो जाता है, और बचता है कर्म तो कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या अप्रत्यक्ष कर्म बचता है। और इस अप्रत्यक्ष कर्म के बाद हम अन्य चीज लगाते हैं, अगर अन्य चीज होती है तो लगाते हैं। तो जैसे ये दूसरा वाला नियम है, इसमें हम कोई सा उदाहरण लिख लें, जैसे मोहन क्या खाता है, मोहन क्या खाता है। सेंटेंस ये भी इंटरोगेटिव है। अंतर इतना है कि पहले वाले सेंटेंस में क्या शब्द पहले आया था, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या शब्द बीच में आया है। तो क्या शब्द जब बीच में आता है तो उसके लिए ये वाला नियम लगाते हैं। सबसे पहले व्हाट लगाते हैं, तो व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद हम क्या लिखेंगे? डू या डज। तो अगर किसी का नाम आ जाता है तो डज लगाते हैं, और अगर बहुवचन के कर्ता होते हैं तो हम डू लगाते हैं। तो यहाँ पर मोहन नाम है, इसलिए हम डज लगाएंगे, व्हाट डज। अब हम क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे। कर्ता चूंकि मोहन है तो मोहन हम लिखेंगे। मोहन का यम बड़े से बनाएंगे, ये प्रॉपर नाउन है। कर्ता में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आता है, तो व्हाट डज मोहन। अब क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता। खाता की अंग्रेजी होती ईट, और ईट है फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम ईट ही लगाएंगे। इसमें कर्म नहीं आया, अन्य कोई चीज नहीं आई, तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इस प्रकार से देखिए कितना सरल है समझना, कि जब क्या पहले होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि सहायक क्रियाओं से काम चलाते हैं। और अगर क्या बीच में आता है तो क्वेश्चन वर्ड हम व्हाट लगाते हैं, और व्हाट के बाद डू डज लगाते हैं। उसके बाद हम कर्ता लगाते हैं, कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर कर्म इनडायरेक्ट आता है तो होता है, नहीं तो डायरेक्ट कर्म होता ही नहीं है। और इसके बाद अन्य शब्द आता है,
इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन बनता चला जाता है। अब नंबर 3 की बात हम करते हैं। नंबर 3 में क्या होता है, नंबर 3 में इस क्या को छोड़कर कोई और प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं। क्या छोड़कर कोई और प्रश्नवाचक शब्द जब आते हैं, और प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, तो उन प्रश्नवाचक शब्दों को हम पहले लिखते हैं। और इस तरीके से देखिए हमारा नियम क्या बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम डू या डज लगाएंगे, और डू या डज लगाने के बाद हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम कर्म लिखते हैं। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस कर्म के बाद हमारा अन्य, अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसमें अन्य चीज भी आ जाती है, तो हम अन्य चीज लिखते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण कोई जैसे है कि वे यहाँ कहाँ रहते हैं। वे यहाँ कहाँ रहते हैं, हमारा टेंस वही चल रहा है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, क्योंकि देखिए पहचान हमारी ते है। जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि हम टेंस पहचानते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं। तो देखिए अब ये वाला सेंटेंस है, वे यहाँ कहाँ रहते हैं। अब कहाँ शब्द इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इससे प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है, इसलिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया। तो देखिए कि जब ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो इन प्रश्नवाचक शब्दों को हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, नियम हमारा है कि क्वेश्चन वर्ड्स पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है वेयर। अब क्या है, वेयर के बाद डू और डज लगाते हैं। तो डू और डज कर्ता को देख करके लगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आई, बी, यू, दे या बहुवचन के कर्ता होते हैं तो हम डू लगाते हैं, और ही, सी, इट कोई नाम या एक वचन के कर्ता होते हैं तो हम डज लगाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, वे क्या है, प्रोनाउन। कर्ता में प्रोनाउन आता है या तो फिर नाउन आता है। तो वे के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, तो वेयर डू। अब क्या होगा, डू या डज में से एक चीज हमने लगा ली। पहले हमने प्रश्नवाचक शब्द लगाया, फिर हमने डू लगाया, फिर अब कर्ता का नंबर है। कर्ता वे है, वे की अंग्रेजी दे होती है, तो हमने वेयर डू दे लिख लिया। अब देखिए कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब क्या है, रहते हैं। रहना की क्रिया, रहना की अंग्रेजी होती है लिव, और लिव ही फर्स्ट फॉर्म है, तो लिव फर्स्ट फॉर्म हमने लिख लिया। तो वेयर डू दे लिव। अब देखिए इसमें कर्म शब्द नहीं आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन यहां शब्द आया है जो कि एडवर्ब है, और यही अन्य शब्द है। तो हम ऑब्जेक्ट की जगह तो कुछ लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्द लिखने का नंबर आता है, तो अन्य शब्द में हम हेयर को लिखेंगे। यहाँ की अंग्रेजी हेयर होती है, और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस, हमारा ट्रांसलेशन बन जाता है। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो चाहे वो हिंदी का वाक्य हो चाहे अंग्रेजी का वाक्य हो, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक वे सेंटेंस होते हैं, प्रश्न पूछने का काम सब में किया जाता है। प्रश्न पूछने का काम तो सब में किया जाता है, ऐसा कोई न कोई शब्द हिंदी में जरूर आ जाता है। हिंदी का सेंटेंस लिखा हो या हिंदी का वाक्य लिखा हो, कोई न कोई ऐसा शब्द जरूर आ जाता है जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है।
तो जैसे 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। एक वो सेंटेंस है जिसमें क्या पहले आ जाता है, तो जब क्या पहले आता है तो एक वो नियम हो गया, हम वहां पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि सहायक क्रिया से काम चला लेते हैं। दूसरा नियम है कि जब क्या बीच में आ जाता है, तो क्या बीच में आता है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, और क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम डू डज लगाते हैं। इस प्रकार से उसका नियम जो है उस नियम के आधार पर बनाते चले जाते हैं। तीसरा नियम है कि जब क्या छोड़ दें और इसके अलावा कोई प्रश्न पूछने वाला शब्द आ जाता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाने के बाद कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर अगर कर्म आता है तो उससे लिखते हैं, कर्म के बाद हम अन्य चीज लिखते हैं। इस प्रकार से हम जान जाते हैं कि अगर हम 3 भागों में सेंटेंस बांट लें इंट्रोगेटिव, तो हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा, हमारे लिए नियम याद करना आसान हो जाएगा, हमारे लिए सीखना बहुत सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 3 भागों में बांट करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझाया है। अब बच्चों की समझ में मेरे हिसाब से बच्चों की समझ में तो आ ही गया होगा और बहुत सरल तरीके से आ गया होगा। नहीं आया है अगर तो 1-2 बार वीडियो को जो 3 बार जरूर देखें, 1 बार 2 बार 3 बार जब देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे तो यही शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे और ये जो लिखे हुए शब्द हैं ये दिखाई भी पड़ेंगे, तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें कोई कठिन बात नहीं है। प्यारे बच्चों और श्रोताओं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।